जय हिंद दोस्तों। मैं आ गया हूं और आज 10 नवंबर, 11, 12 और 13 नवंबर तक का जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, पीछे मैंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर अभी रखा है, उसके रेफरेंस में जो जो करंट अफेयर्स आए हैं उसको मैंने किया है। तो उसमें जो अभी फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स है जो कि हमें याद रखना चाहिए, जो कि प्री में भी और कहीं कभी कभी मेंस में भी एक चुटकुले टाइप सवाल पूछ सकते हैं। तो अभी पहला जो है, वित्त मंत्रालय ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड मतलब एसजीबी का फ्रेमवर्क को मंजूरी दिया है। इसका मतलब ये होता क्या है, विशेषकर इसमें क्या होता है ना कि जलवायु संबंधी जो भी परियोजना या पर्यावरण संबंधी, इसमें मोस्टली हम लोग बात करते हैं कि जो कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेस जो भी निकलते हैं या तो जो भी प्रदूषण होते हैं उसके चलते, तो उस उत्सर्जन को कम करने के लिए, मतलब उसकी निकासी को कम करने के लिए, मतलब ये अधिकतर हरित परियोजना पे बेस्ड होगा। और जो भी इसका विशेषता ये है कि जलवायु संबंधी और पर्यावरणीय परियोजना का समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया। बेसिकली यही है ग्रीन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो ये कम ग्रीन लगा हुआ है तो इसमें बोल देंगे कि हरित परियोजना भी है और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो ग्रीन बॉन्ड होगा कैसे, मतलब हरित परियोजना होगा कैसे, जिसमें कि जलवायु संबंधी और पर्यावरणीय परियोजना का समर्थन देने का बात होता है। तो यही बेसिकली वित्त मंत्रालय ने इसके फ्रेमवर्क को मंजूरी दिया है। ठीक है। दूसरा, पिछले हफ्ते हम लोग बात कर रहे थे डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में, जो इनका फुल फॉर्म है डीवाई मतलब कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50वें न्यायाधीश हुए। और आपको पता होगा कि इनका जो शपथ ग्रहण हुआ था वो उन्होंने उसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कराया था। ठीक है। तो ऐसे चीफ जस्टिस का मतलब कोई भी जाके शपथ ग्रहण नहीं करा सकता है, वो केवल राष्ट्रपति ही कराते हैं। ठीक है। लेकिन इनका जो भी नियुक्ति होगा वो कौन करेगा, तो पूर्व जो भी रहते हैं, अभी इसके पहले जो चीफ जस्टिस थे यूयू ललित, वो उन्होंने ही इनको नाम को सजेस्ट किया था। ठीक है। और ये कार्यकाल जो होता है, इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्षों के लिए है। बट अभी जैसा कि रूल है वो 65 वर्ष तक ये लोग मतलब न्यायाधीश काम कर सकते हैं एज ए इन द कोर्ट, राइट। तो न्यायाधीश के रूप में तो 65 वर्ष इनका मतलब 10 नवंबर 2024 को पूरा होगा। एक दिन पहले तक वो काम पे रहेंगे। मतलब जो अभी ये 10 नवंबर से इन्होंने कार्यभार संभाला है, तब से लेके ये 10 नवंबर 2024 तक काम करेंगे। ठीक है। और ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है, बस एक चीज़ याद रखना है कि ये 50वें न्यायाधीश होंगे। और ये अनुच्छेद जो आर्टिकल होती है, आर्टिकल 124A 24 खंड 2 के तहत इसका नियुक्ति होता है। तो ये बस याद रखिए। और अभी तीसरा जो बात करते हैं हम लोग, वो उसकी बात करेंगे चुनावी बॉन्ड योजना। मतलब क्या है ये कि ये जो है इसकी शुरुआत जो हुई थी 2018 में किया गया था। और इसका मतलब क्या है कि ये जो बॉन्ड होते हैं वो भारतीय नागरिक या भारत में निगमित और स्थापित संस्थान इसको खरीद सकते हैं। मतलब कि जो भी बॉन्ड होते हैं ना, चुनावी बॉन्ड, इनको खरीदने का किसको अधिकार है, वो या तो वो भारतीय नागरिक हो या स्थापित कोई संस्थान हो या कोई भारतीय निगमित संस्थान हो, तो वो खरीद सकते हैं। और केवल जो बैंक्स जो हैं, केवल एसबीआई के पास ही अभी एकमात्र ऐसा प्रावधान है कि वो इस बॉन्ड को बेच सकता है। ठीक है। तो ये चुनावी बॉन्ड योजना है। अभी एक बात करते हैं ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज। अभी क्या हुआ है कि इसका जो पहला चरण हुआ था वो 2021 में लॉन्च किया गया था। और ये जो आता है आवासन और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है। और जब ट्रांसपोर्ट की बात है तो इसमें क्या है कि लोगों की आवाजाही के अनुभव को बेहतर करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें क्या है कि वो अपने जैसे वो ट्रांसपोर्ट जहां मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, ठीक है, ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, तो उसमें आने जाने के अनुभव को वो शेयर करेंगे। और वो क्या है, वो डिजिटली उस चीज़ों को अपलोड करेंगे। ठीक है। तो अभी क्या है कि इस चीज़ से क्या होगा कि लोगों को, जो तीसरे लोग हैं जो आना जाना चाहते हैं, उनके रिव्यू को, उनके अनुभव को देख के उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे।
तो ये है ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज, और इसका जो आयोजन किया गया है परिवहन विकास नीति संस्थान तथा विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से किया है, मतलब दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, यह इस कार्यक्रम के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों को शुभारंभ किया गया है, मतलब जो भी महिलाओं से रिलेटेड जो भी चुनौतियां हैं उनको शुभारंभ किया गया है अटल न्यू इंडिया चैलेंज के थ्रू के माध्यम से। ठीक है, अभी आज थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि ये 3-4 दिनों का है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, लेकिन कोशिश ये रहेगा कि सारा चीज़ कवर हो। ठीक है, अभी अब एक नया न्यूज़ है कि भारत में जो भी सैटेलाइट टेलीविज़न है उसके नया प्रावधान डाला गया है कि कम से कम प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक जो भी राष्ट्रीय जनहित जो भी कंटेंट है या कुछ भी योजना चल रहा है तो उसको आपको प्रसारित करना है, तो उसको कंपलसरी बना दिया गया है। ठीक है, अभी उसी में बात करते हैं कि और लेकिन कार्यक्रम को सीधा प्रसारण करने के लिए उनको बार बार अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल अपने कार्यक्रमों को प्रसारित करने से पहले उसको पंजीकरण उनको कराना होगा। ये दो मतलब चेंजेज हुए हैं। मेन चेंज ये है कि कम से कम 30 मिनट तक राष्ट्रीय जनहित कंटेंट का जो भी है उसको आपको टीवी पे दिखाना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अभी एक है नागरिक अनुभूति सर्वेक्षण, तो क्या है इसमें कि ये भी शुरुआत जो किया गया है अनुभूति सर्वेक्षण, नागरिक मतलब कि पीपुल, अनुभूति संरक्षण मतलब कि सर्वेक्षण, मतलब कि इसमें बेसिकली बात किया जाएगा ईज ऑफ लिविंग के बारे में। ये भी फिर से अंतर्गत आता है आवासन और शहरी कार्यालय मंत्रालय। ठीक है, इन्होंने ही शुरू किया है, और उसमें क्या किया गया है कि जो भारत के लोग हैं उनके जीवन की गुणवत्ता को समझने के लिए, मतलब कि वो कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, और उसको एक पोर्टल पे रखा जाएगा। तो अभी इसका क्या है कि इसका शुरुआत 2020 में किया गया है, और बेसिकली ईज ऑफ लिविंग मतलब कि अभी भारतीय नागरिकों को कैसा उनके जीवन का गुणवत्ता कैसा है, क्या है, और उसमें हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह एक पोर्टल है, उसमें ये चीज़ों को रिकॉर्ड करने का काम किया गया है। ठीक है, और एक नया नियम जो आया है, मतलब ये तो जनरल अवेयरनेस के लिए तो बहुत नहीं है, बट बस जानने के लिए है कि आधार के नियमों में संशोधन हुआ है कि कम से कम 10 वर्ष, यदि 10 वर्ष हो गया आपके आधार का, तो कम से कम उसको एक बार अपडेट जरूर करना है 10 वर्ष में, क्योंकि हो सकता है कि आप 10 वर्षों में अपने जगह चेंज कर लिया हो या कुछ डिटेल्स, तो हमेशा चीज़ों को अप टू डेट रहने के लिए 10 वर्ष में कम से कम एक बार आपको अपने आधार को अपडेट कराना होगा। और उसके लिए आप ऑनलाइन अपने से भी कर सकते हैं। रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए आधार वाले साइट पे, और वहाँ से सत्यापन हो जाएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को आधार को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रहा है कि एक डिजी लॉकर, आप लोगों को पता है कि जैसे कि हम लोग सारा डॉक्यूमेंट्स है वो डिजी लॉकर में रख सकते हैं, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका पैन कार्ड डिटेल्स हो, या गाड़ी का डिटेल्स हो। ठीक है, या अपना डिग्री सर्टिफिकेट हो। ठीक है, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको हम लोग मेटी भी कहते हैं, उसमें क्या किया है कि जो भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, मतलब क्या है आयुष्मान भारत, आपको पता होगा कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन है। उसमें क्या किया गया है कि जो भी गरीब, जो भी यदि आपको कुछ भी होता है तो दवा संबंधी चीज़ों के लिए, ठीक है, आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए सरकार जो है प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए देता है 1 साल में। तो उसी संबंधी एक ये इनिशिएटिव है कि आप यदि जाके दिखाते हैं, ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संबंध में, तो आपका जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड होगा, मतलब आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप गए हो तो आपका लेट से कि आपका शुगर लेवल कुछ है, ब्लड प्रेशर आपका 140 150 बट्टे कुछ है, ठीक है, बट्टे 90 या 80 है, तो सारा डिटेल्स आपको रिकॉर्ड वहाँ पे रिकॉर्ड होंगे ये डिजी लॉकर में। ठीक है, और आपको फिर से उसमें एक्सेस करने के लिए भी आप बाद में उसको एक्सेस करना चाहते हैं, बाद में आपका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, हिस्ट्री देखना चाहते हैं, तो सब चीज़ डिजी लॉकर में भी अपलोडेड होगा। तो एक तरह से एक हम लोग जो डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो नो पेपर यूज़ की बात करते हैं, तो एक बहुत अच्छा कदम है। तो यहाँ पे देखिए
कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से ये संबंधित है और ये आपका सारा डिटेल्स कहाँ पे होगा, ये डिजी लॉकर में अपलोडेड होगा। उसमें क्या क्या होगा, आपका स्वास्थ्य रिकॉर्ड, जो मैंने कहा कि आपका जो भी हिस्ट्री है क्या नहीं, और आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अभी जो बहुत ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये हर भारतीय को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं सबको इस विषय में सोचना है कि जो हम लोग सतत विकास लक्ष्य जो बात कर रहे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को इंग्लिश में बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसमें क्या है कि अभी जेंडर गैप का स्नैपशॉट आया है। ठीक है, अभी उसमें क्या हुआ है कि अभी 2030 तक लैंगिक समानता की बात करने की कही गई थी कि हम लोग उस पर पा लेंगे 2030 तक, लेकिन जो स्नैपशॉट से डेटा निकल के आया है उससे पता चल रहा है कि हम लोग उस राह पे नहीं हैं, उस राह पे नहीं है। और करीब विश्व में 380 मिलियन महिलाएं जो हैं और लड़कियां जो हैं वो गरीबी से जी रही हैं, जो कि बहुत अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बातें हैं। आज हम लोग कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज अभी बात करते हैं कि हम लोग डेवलप्ड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नंबर है वो बहुत ही पूरे विश्व में चिंता की विषय की बात है। ठीक है, तो इस पे स्नैपशॉट से इसका अभी स्टेटस पता चला है। फिर उसमें से भी क्या कह रहा है कि 3 में से जो 1 महिला है वो खाद्य सुरक्षा की सामना कर रही हैं। और जब स्पेसिफिक हम लोग कहते हैं भारत में, तो भारत में जो है 1/4 जो है ग्रामीण महिलाएं क्या है कि प्रतिदिन कम से कम 50 मिनट समय अपना वो उनका बर्बाद होता है केवल पानी को यहाँ से वहाँ ले जाने में, पानी ढोने में। तो सोच सकते हैं, आज हम लोग बात करते हैं कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय, टाइम इज मनी की बात करते हैं, और वहीं हम लोग 1/4 जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनका जो मतलब लगभग समझिए 50 मिनट, मतलब लगभग 1 घंटा हर दिन का केवल पानी ढोने में वेस्ट हो जाता है। जो कि कहीं ना कहीं हमको, और आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और ये नंबर और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपस में मिल नहीं रही हैं, तो हमें अपने आप को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर होने के लिए और 2030 तक के लैंगिक समानता को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं इन सब से हमें दूर होना पड़ेगा। कम से कम चीज़ों को आगे बढ़ना होगा, महिलाओं को खाद्य सुरक्षा देना होगा, इवन कि उनको उनके गरीबी रेखा से ऊपर आना होगा। और उसके लिए सरकार को जो भी सरकारी योजनाएं हैं कम से कम लोगों तक तो पहुँचे, इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा। तो ये थोड़ा सा मतलब मैंने बता दिया सतत विकास लक्ष्य के बारे में। अब अगला जो न्यूज़ है वो है कि अभी सबसे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फरीदाबाद में भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र, मतलब एक डेटा सेंटर का वहाँ पे डेवलपमेंट किया गया है, शुरुआत किया गया है, वो जैविक बायो डेटा सेंटर, और वो जगह का नाम है फरीदाबाद। में भी ये प्री में पूछ सकता है कि किस जगह पे ऐसा शुरू हुआ, तो फरीदाबाद में याद रखें। और ये डेटा सेंटर है एक, उसका शुरुआत किया गया है। अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज आ रहा है कि जो नलिनी और 5 लोग हैं राजीव गांधी के असैसिनेशन में जिनके ऊपर केस चल रहा था और वो लोग जेल में थे, उनको अभी हाल ही में मतलब पिछले सैटरडे को वहीं छोड़ा गया है, सैटरडे को छोड़ा गया है या। और अगला जो हम लोग देखते हैं वो क्या है कि अभी इंडियन एशियन समिट हुआ, 19वां समिट जो हुआ था, और वो कंबोडिया में हुआ। कंबोडिया देश, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो समिट था कौन सा नंबर था, तो 19वां समिट था और जगह था कंबोडिया। उसमें भारत की तरफ से भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और एस जयशंकर मौजूद रहे। और इसमें जो बात रही, जो सबसे अधिक चर्चा पे रहा, जिस पे हम लोग फोकस किया गया है कि आतंकवाद के विरुद्ध भागीदारी जो है, आतंकवाद के विरुद्ध हमें जाने की बात की गई है, उस पर ज़्यादा विशेषकर जोर दिया गया। और एक और बात बताते चलूँ कि ये जो है इंडियन एशियन दोस्ती का, जो बोल सकते हैं फ्रेंडशिप का, ये 30वां सालगिरह 30th एनिवर्सरी है। तो ये बस एक याद रखने की चीज़ है। और भागीदारी क्या है, आतंकवाद के विरुद्ध हमें जाने की बात की गई है, हमें ज़्यादा उसकी तरफ कोऑपरेट करने की बात कही गई है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ रहना है। ये अभी पिछले भी मैंने करंट अफेयर्स में बताया था कि विक्रम एस जो है
और भारत का पहला निजी रॉकेट होगा। मैंने बताया था कि नवंबर 12 से 15 के बीच में कभी भी इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अब डेट समझ आ गया है सामने। 15 नवंबर को इसरो के श्रीहरिकोटा से शुरू होगा। आपको बताते चलूँ कि श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में है। अभी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ही, हाँ। फिर इंडिया और यूएस व्यापार के बीच में अभी आपको पता होगा कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने विजिट किया है। तो उसमें क्या उन्होंने बहुत बड़ा एक भारतीयों के लिए खुशखबरी ये है कि उन्होंने कहा है कि जो भी रिस्की देश हैं, रिस्की देश को उन्होंने बताया है कि चाइना और रसिया, तो ये बोली है कि रिस्की देशों से अभी हमको दूरी बनाने की ज़रूरत है और जो भी भारत से नज़दीक आने की बात कही गई है। और सबसे बड़ा बात है कि अभी उन्होंने भारत को मॉनिटरिंग करेंसी में रखा था स्टेट में पिछले 2 साल से, उससे अभी बाहर कर दिया गया है। और उनका जो व्यापार का जो है बायलैटरल बना हुआ है, बायलैटरल डिस्कशन हो रहा था, तो उसमें अभी जो एक्सपेक्टेशन कहा गया है कि अभी जैसे भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है अभी के मामले में $175 बिलियन है, इसको 2030 तक उम्मीद है कि 500 से $600 बिलियन तक हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं 2 गुना से भी अधिक है। तो भारत के लिए तो खुशी की बात है। अभी आपको भी पता होगा कि जैसे अभी यूक्रेन में सेमीकंडक्टर वगैरह का भी बहुत चिप्स वगैरह बहुत बनता था। अभी भारत में कई जगह ऐसा हो गया है कि सेमीकंडक्टर बनने वाले कंपनीज को इन्वेस्टमेंट के लिए मौका दिया गया है और वो लोग शुरू कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं, मैंने तो एक एग्जाम्पल बताया है, तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को, हम भारत में बहुत सारे लोग अपने आप को निवेश कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये अच्छा है और ये इससे हमें बहुत ही पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। और बस एक ही चीज़ ये याद रखिएगा कि यूएस जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है उनका नाम है जेनेट येलेन, और उन्होंने बस भारत में द्विपक्षीय समझौता के लिए एक उनका जो आना जो बहुत अच्छा कदम हुआ। और कहीं ना कहीं हमारा जो यूएस और इंडिया का जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं अगले 8 सालों में ट्रिपल से भी ज़्यादा होने वाला है। ठीक है। और अभी एक और चीज़ बताते चलूँ कि अभी 2 चीज़, मतलब मैंने तो ये ऐसे चुटकुले के रूप में मैंने डाल दिया है कि चुटकुला इन द सेंस कि बहुत छोटा न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने इसके लिए नहीं लिया। ये है मेरे कहने का मतलब कि अमेरिका में जो ही क्रिप्टो प्लेटफॉर्म था, मतलब अभी आप लोग सुने होंगे क्रिप्टो करेंसी वगैरह, तो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जिसमें मनी का आदान प्रदान होता था, उसमें FTX जो है वो बैंक करप्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि अब बंद भी हो जाए, ये अनुमान है, मेरे को नहीं पता, लेकिन ये बैंक करप्ट होने का मतलब कि अब इसके लिए ऊपर तलवार लटक रही है। और इवन कि एलन मस्क, जो भी आपको पता होगा कि ट्विटर को उन्होंने खरीदा है हाल ही में, तो वो भी उन्होंने कहा है कि ट्विटर भी बैंक करप्ट की कगार पे है। तो ये एक न्यूज़ हुआ। और एक लास्ट न्यूज़ है कि लखनऊ में जो भीमनगर जगह है वहाँ पे अंग्रेज काल का चांदी का सिक्का बरामद हुआ है। तो अभी ये हो सकता है पूछ दे कि भीमनगर किस लिए अभी प्रसिद्ध हुआ था और किस लिए खबर में था। तो आप बोल सकते हैं कि अंग्रेजों के समय के चांदी का सिक्का यहाँ बरामद हुआ, या अभी हाल ही में अंग्रेज काल का चांदी का सिक्का कहाँ बरामद हुआ, लखनऊ के किस जगह पे, तो भीमनगर, ऐसा पूछ सकता है। तो आप बस इसको याद रखिए। और बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और मैं कोशिश करते रहूँगा कि चीज़ों को जल्दी जल्दी लाऊं। एक आध दिन यदि लेट होता है तो उसके लिए मुझे माफ़ करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अंतिम में जय हिंद।